आँख में पानी और होठों पर चिंगारी रखो, अगर जीना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज़ देते हैं, तुम बस अपना सफ़र जारी रखो। जी हाँ दोस्तों, सफ़र जारी रखने के एक और वजह के साथ मैं आ चुका हूँ आपके बीच में। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार सिंह। तो हम आपसे जुड़ रहे हैं इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पर हम लोग आज बात करने वाले हैं एसबीआई पीओ के वैकेंसीज़ के बारे में। आपके बीच में आ चुका है एसबीआई पीओ का वैकेंसी, जिसके सारे डिटेल्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इस वैकेंसी में टोटल क्या क्या वैकेंसीज हैं, उसके अलावा इसको कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, किस डेट तक रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, प्री मेंस के साथ साथ कितने नंबर ऑफ फेज में ये एग्जाम होगा, क्या क्या और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ें, और साथ साथ लास्ट ईयर का कट ऑफ भी। तो हम लोग ये सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हमारा जो आज का मामला है, इसमें मैंने आपको पहले जैसा कि बताया एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो अभी वैकेंसी जो चल रही है हमारे यहाँ, इसमें आ चुका है वो है टोटल 600 वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया। पहली बात तो ये है, इस बात में इसमें ध्यान रखिएगा कि एसबीआई में जो वैकेंसी होता है वो स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है, जिसमें कुल मिलाकर 600 वैकेंसी, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी 600 हैं। अगर आप कैटेगरी वाइज अगर ये वैकेंसी देखें तो एससी के लिए 87, एसटी का 43, ओबीसी 158, ईडब्ल्यूएस का 58 और अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए 240, जिसमें बैकलॉग वैकेंसी भी जोड़ा गया है, वो है 14। तो ये टोटल वैकेंसी मिलकर हो जाता है 600। यही नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार एसबीआई ने रिलीज किया है। अगर हम लास्ट ईयर की वैकेंसीज कुछ देख लें तो उस वैकेंसी के आधार पर हम देखें तो 2023 में 2000 वैकेंसी आया हुआ था, 2022 में 1673 वैकेंसी था, 2021 में 2056, वहीं 2020, 19 और 18 में 2000 वैकेंसी हर साल आया था। तो इस साल वैकेंसी थोड़ा सा कम है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप प्रिपरेशन सही तरीकों से कर रहे हैं तो चांस लेने में कुछ नहीं जाता। और आपको चाहिए क्या, सिर्फ एक सीट। तो 600 तो बहुत ही ज़्यादा है फिलहाल के लिए। अगर आगे बात करें तो इस लिहाज से अगर देखें तो इसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है आपका 27 दिसंबर से। 27 दिसंबर 2024 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, और वो रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो है 16 जनवरी 2025, ठीक है। तो 16 जनवरी 2025 तक जो है ये रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं अपना। और इसके आगे अगर हम बात करें तो इसके आगे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसमें कुछ लोगों का कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है लोगों का कि सर अपीयरिंग वाले भर सकते हैं या नहीं। तो मैं एकदम क्लियर करने वाला हूं। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें इन्होंने ग्रेजुएशन मांग रखा है, जिसमें कोई परसेंटेज बार तो नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन में कितना % मार्क्स होना चाहिए। तो परसेंटेज बार नहीं है, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इनका साथ साथ कहना यह है कि 30 अप्रैल 2025 तक आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका हो, ठीक है। तो अगर आप अपीयरिंग है, लास्ट सेमेस्टर में है और आपका अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है और आपको इस बात का अंदाजा हो कि आपका कॉलेज 30 अप्रैल 2025 तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं वो तो भर ही सकते हैं। आगे अगर बात करें तो हम लोग एज वाले मामले पे बात करते हैं। एज क्वालिफिकेशन क्या है वो जरा देख लेते हैं। तो इसमें मिनिमम एज जो मांगा गया है वो मांगा गया है 21 वर्ष, और मैक्सिमम एज बोला गया है 30 यानी कि 30 वर्ष, ठीक है। ये जो आपका 30 साल का एज है वो किस डेट तक होना चाहिए, 1 अप्रैल 2024 तक के डेट का। अगर इस डेट तक आपकी एज 21 से 30 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस बात को समझने के लिए मैंने और आसान कर दिया है। अगर आप ऐसे देख लें, 2 अप्रैल यानी 2 अप्रैल 1994, ठीक है, 2 अप्रैल 1994 से लेकर अगर हम बात करें 1 अप्रैल 2003 के बीच में अगर आपका बर्थ ईयर है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यानी 1 अप्रैल 1994 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के 2 अप्रैल 1994 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ और ईयर पड़ता है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करें तो अगला पार्ट आ जाता है कि आपका ये एग्जाम देखे, एग्जाम 3 फेज में होने वाला है, जिसका फेज 1 ये आपके सामने है। फेज 1 का डेट भी इन्होंने दे रखा है कि ये जो प्री एग्जाम जिसको हम लोग कह रहे हैं फेज 1, इस फेज 1 का प्री एग्जाम जो है वो 8 और 15 मार्च 2025 होगा, 2025 को होने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करने वाले हैं इसमें क्या क्या सब्जेक्ट पूछेगा, तो प्री एग्जाम में 3 सब्जेक्ट आपके सामने दिख रहा है, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। इसमें थोड़ा सा अलग है, मैथ्स 30 क्वेश्चन
और रीजनिंग भी 30 क्वेश्चन पूछेगा, दोनों के मार्क्स भी इक्वल हैं। वहीं अगर हम बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश इसमें 40 क्वेश्चन का आने वाला है और वो भी 40 मार्क्स का। तीनों सेक्शन के लिए कुल मिलाकर 20 मिनट्स मिलेंगे आपको, यानी टोटल आपका एग्जाम 1 घंटे यानी 60 मिनट का होने वाला है। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका प्री एग्जाम है इसमें किसी भी तरह का कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने लिख रखा है, यहां पर किसी भी तरह का प्री एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, आप इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि आपका ओवरऑल कट ऑफ ही इसमें बनने वाला है। जैसा कि आप देखते होंगे आरआरबी में या फिर आईबीपीएस पीओ या क्लर्क में, उसमें सेक्शनल कट ऑफ आपको देखने को मिलता है, यानी 2 तरह का कट ऑफ आपको पार करना होता है, हर एक सेक्शन को पार करना उसका कट ऑफ और साथ साथ फिर ओवरऑल कट ऑफ। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ ही बनेगा, इसमें सेक्शनल कट ऑफ प्री में नहीं है। ठीक है, अगर आगे बात कर लें तो इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसमें अगर दूसरे फेज की बात करें तो दूसरा फेज जो है यह है आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, 2 पार्ट में क्लासिफाइड है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम की पहले बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो है उसमें आपके आने वाले ये 4 सेक्शंस हैं, जिसमें मैथ्स 30 क्वेश्चन आएगा 60 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और उसके लिए आपको 45 मिनट टाइम मिलता है इसे करने के लिए, यानी सेक्शनल टाइम इसमें भी है। वही रीजनिंग की बात कर लें तो 40 क्वेश्चन का ये पूरा सेक्शन होगा, जिसको करने के लिए जो टोटल 60 मार्क्स का होगा और इसे करने के लिए आपको 50 मिनट का समय मिलेगा। वही इंग्लिश की बात कर लें मेंस में, तो मेंस का इंग्लिश जो है ये आपका नंबर ऑफ 40 क्वेश्चन का होगा, जो कुल मिला के 20 मार्क्स का होगा और 40 मिनट आपको समय मिलने वाला है। वहीं अगर हम बात कर लें जनरल अवेयरनेस का, तो जनरल अवेयरनेस में आपको 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का और इसके लिए आपको 45 मिनट का समय मिलने वाला है। तो टोटल आपके क्वेश्चन हो जाते हैं 170 और मार्क्स हो जाता है 200, जबकि इसके लिए टोटल टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे का। 3 घंटा मतलब 180 मिनट का। यहां पर एक बात आपको जरूर ध्यान रखना है कि यहां पर सेक्शनल कट ऑफ है, जो मैंने आपको प्री एग्जाम में बताया कि नहीं है वो यहां पर है। तो यहां पर सेक्शनल कट ऑफ रहेगा मेंस में, प्री में नहीं है सेक्शनल कट ऑफ, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। वहीं अगर हम लोग आगे बात कर लें तो इसका दूसरा फेज, जैसे अभी मैंने कहा था जो फेज सेकेंड है उसमें 2 चीजें हैं, एक है ऑब्जेक्टिव, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के बाद अगर हम डिस्क्रिप्टिव पे बात कर लें तो डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर होता है वो आपका मेंस एग्जाम वाले दिन सेम टाइम हो जाता है। ठीक है, उसमें आपको जो है कम्युनिकेशन स्किल के बारे में होता है, एसे राइटिंग हो गया, पैसी लिखना हो गया, तो इस तरह की चीजें लिखने के लिए आता है। टोटल 50 नंबर का ये पेपर होता है और 30 मिनट का ये पेपर होता है, तो आपको आधे घंटे का समय मिलने वाला है। 50 मार्क्स का ये पेपर होगा। तो जहां आप देख रहे थे मेंस एग्जाम, अगर हम इसके जस्ट पीछे वाले स्लाइड पर देखें तो ये टोटल 200 मार्क्स का था और वहीं पर आप देख रहे हैं कि ये 50 मार्क्स का है। तो ये 50 मार्क्स और उधर का 200 मार्क्स, यानी कि टोटल मिलाकर आपका 250 मार्क्स का आपका मेंस एग्जाम होता है। ठीक है, वहीं अगर हम आगे बात करें, इसमें फेज थर्ड भी है। फेज थर्ड में आपको 3 चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहला क्या है, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है आपका आधे घंटे का, जिसमें क्वेश्चन पूछे जो जाते हैं उसमें यस या नो में आंसर करना होता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसका फाइनल रिजल्ट से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपसे आपके माइंडसेट को चेक करने के लिए ये लोग करते हैं, पिछले 2 साल से ये हो रहा है। ठीक है, साइकोमेट्रिक टेस्ट में यस या नो के ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसको देखकर आपको यस या नो करना होता है। और उस टेस्ट के बाद आपका अगला जो होता है वो ग्रुप डिस्कशन और उसके बाद इंटरव्यू। ग्रुप डिस्कशन जो होता है ये कुल मिलाकर 20 मार्क्स का और इंटरव्यू जो होता है वो 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, और ये होने की अगर बात करें तो मई जून 2025 के बीच में ये करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, वहीं अगर आप देखें मेंस एग्जाम का, तो आप इसके पीछे वाले स्लाइड में देखें मेंस एग्जाम अप्रैल से लेके मई के बीच में ये करने की बात कर रहे थे। प्री एग्जाम मार्च में है, ठीक है, 8 और 15 को। वहीं अगर बात करें अप्रैल से मई के बीच में ये कह रहे हैं कि हम मेंस करा देंगे। अगर आगे हम बात करें फेज थर्ड जो इंटरव्यू तक का मामला, तो वो आपको मई से लेके जून के बीच में ये कराने की बात बोल रहे हैं। आगे अगर हम बात करें तो इसके आगे हम लोग बात कर सकते हैं अटेम्प्ट को लेकर। एसबीआई पीओ में एक और पैरामीटर होता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट को लेकर। तो अटेम्प्ट की अगर बात करें, अगर कोई कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी से है या ईडब्ल्यूएस से है तो उसको नंबर ऑफ 4 अटेम्प्ट मिलते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें अनरिजर्व कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस का ही है लेकिन पीडब्ल्यूडी में आता है, डिसेबल पर्सन है, तो उसको नंबर ऑफ 7 अटेम्प्ट मिलते हैं। ओबीसी या ओबीसी का डिसेबल पर्सन अगर उस ओबीसी कैटेगरी से है तो उसको भी नंबर ऑफ 7 अटेम्प्ट मिलते हैं। वहीं एससी एसटी या एससी एसटी से बिलोंग करने वाला कोई डिसेबल पर्सन होगा तो उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी नंबर ऑफ अटेम्प्ट का कोई लिमिट यहां पर नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात आपको यहां पर भी ध्यान रखना है,
ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है कि आपका अटेम्प्ट कब कंसीडर होगा। तो आप देखिए यहां पर मैंने लिख रखा है कि अगर आप प्री एग्जाम में अपीयर होते हैं तो प्री एग्जाम में अपीयर होना आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं करता है। अटेम्प्ट कब काउंट होगा, जब आप मेंस एग्जाम में बैठते हैं। तो अगर आप मेंस एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं तो ही आपका जो है अटेम्प्ट काउंट होगा, अदरवाइज नहीं काउंट होगा। आप जैसे मान लीजिए कि आपने प्री एग्जाम दिया और आपका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपका कोई अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। आपका प्री क्वालिफाई हुआ बट आपने मेंस किसी वजह से नहीं दिया तो भी आपका वो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। आपका अटेम्प्ट तभी काउंट होगा जब आप मेंस एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है, इसके आगे अगर बात करें तो इसके आगे हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जो एप्लीकेशन फीस है वो अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए है, वो है आपका 750, जबकि एससी एसटी और पीडब्ल्यू के लिए ये जो है जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपका नील है, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। आगे अगर बात कर ले कैटेगरी वाइज आपका क्या क्या लास्ट ईयर का जो है कट ऑफ रहा था, तो लास्ट ईयर का जो प्रीलिम्स का कट ऑफ था वो अगर आप देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी का यानी जनरल कैटेगरी का जो था वो 59.25 था आउट ऑफ 100, क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो 100 मार्क्स का होता है। वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी देखें तो सबका सेम है 59.25, जबकि आगे हम एससी की बात करें तो 53 और एसटी जो है वो 47.50। तो ये आपका लास्ट ईयर का जो प्री का कट ऑफ था वो मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वैकेंसीज के बारे में पता चल गया होगा और अब आप अगर एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को भरिए। साथ ही साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा, इसरो अकेडमी ने फ्री ऑफ कॉस्ट एसबीआई क्लर्क और पीओ का जो है टारगेट बैच डाला है। 12:30 से 3:15 के बीच में ये बैच चलेगा। इसके अलावा पर डे जो है इसमें 3:30 से 4:30 के बीच में आपका एक टेस्ट भी होगा प्री का। तो आपका जो टोटल आप देखें अगर तो 12:30 यानी 12:30 बजे से लेकर 3:15 के बीच में आपका पर डे क्लास होगा, जिसमें 1-1 घंटे के मैथ और रीजनिंग की क्लासेस और 45 मिनट का इंग्लिश का क्लास होगा डेली बेसिस पर। 3:15 बजे जब आप क्लास से खाली होंगे उसके बाद आपका 3:30 बजे से 4:30 बजे तक आपका प्री एग्जाम जो आपका होता है उसी पैटर्न पे हम लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट कराएंगे अपने लैब में। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जरूर आ सकते हैं हमारे यहाँ। इसके लिए आपको कोई भी फी पे नहीं करना होगा, ये पूरी तरीकों से फ्री है किसी भी तरह के कैंडिडेट्स के लिए। अभी तक बने रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।